दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं ज्ञान और विज्ञान से भरा हमारा कार्यक्रम गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार एक ऐसा संस्कार होता है जो अपनी संतान से जुड़ा होता है। सही गर्भ संस्कार यानी संतान का मेधावी होना और संस्कारी होना। क्या आप भी चाहते हैं ऐसी संतान? तो आपको जानना होगा गर्भ संस्कार के बारे में। क्या होता है महत्व गर्भ संस्कार का पौराणिक दृष्टि में, यही हमें समझाने के लिए हमारे बीच मौजूद है गर्भ संस्कार की विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल जी। डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आप स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रही हैं। आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पंचकोशाज, चक्रास, कर्मास, माइंड पावर, कुंडलिनी जागरण, मृत्यु के बाद का जीवन सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत, लेखन, ब्लॉग, परामर्श और ध्यान सत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रही हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, दिव्य मां, गर्भधारण, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए सैकड़ों भावी माताओं और नई माताओं को परामर्श देती है। आपके लेख विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए डॉक्टर सोनल ने इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जो ड्रीम बेबी की अभिव्यक्ति के लिए एक संरचित चरण दर चरण दृष्टिकोण है। सोनल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गर्भ संस्कार के पौराणिक संदर्भों के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोनल जी हमारे साथ मौजूद है। अगर आप या फिर आपके रिश्तेदार फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और अगर चाहते हैं कि आपकी संतान होनहार हो तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। सोनल जी, जैसे कि हम जानते हैं कि गर्भ संस्कार बहुत पुराने जमानों से चलते आ रहे हैं, तो गर्भ संस्कार का इतिहास एग्जैक्टली क्या है? गर्भ संस्कार का इतिहास ही इतिहास है। इतिहास में ही गर्भ संस्कार छुपा हुआ है जी। और गर्भ संस्कार में इतिहास छुपा हुआ है जी। अगर हम चले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जन्म पर जी, तो उनका जन्म कैसे हुआ? जब राजा दशरथ और उनकी माँ कौशल्या ने अथक परिश्रम किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम मिले। उसी तरह से हमारे सप्त ऋषि हैं, उन्होंने भी बहुत परिश्रम करके अपने अपने संतान की प्राप्ति की है। अगस्त महामुनि, माँ लोपामुद्रा, उन्होंने भी अथक साधना की, ध्यान किया, बहुत पेनेंस किया और तब उन्हें उनके पुत्र की प्राप्ति हुई। बिल्कुल। और अगर हम और आगे बढ़ते हैं और जाते हैं तो हम क्या पाएंगे कि माँ शकुंतला ने जन्म दिया किसको? राजा भरत को। जी। वो राजा जिसके नाम से आज हमारा ये देश है, भारतवर्ष है। जी। और आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे माँ जीजाबाई को, जिन्होंने जन्म किसको दिया? शूरवीर छत्रपति महाराज जी को। बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने कहा, गर्भ संस्कार में इतिहास है और इतिहास में गर्भ संस्कार है। इतिहास जो है वो गर्भ संस्कार से ही बना है, क्योंकि अगर ये माएं ऐसा परिश्रम न करती, इस तरह से ऐसे ओनहार, ओजस्वी, तेजस्वी बच्चों को जन्म नहीं देती, तो शायद आज हमें ये इतिहास भी नहीं प्राप्त होता था। बिल्कुल। सोनल मैम, हमारे पुराणों में 16 संस्कारों का वर्णन किया जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये 16 संस्कार क्या है और इसके क्या फायदे होते हैं? संस्कार यानी क्या? संस्कार यानी कि वैल्यूज। हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में एट डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग पड़ाव पे हमें अलग अलग वैल्यूज दिया जाता है और यही पड़ाव जो है ये एक संस्कार बन जाता है। तो जब ऋषि गौतम ने इसका पूरा एनालिसिस किया तो उन्होंने 40 संस्कार बनाए। तो सबसे पहले जब हमारे इतिहास में संस्कारों की बात हुई तो 40 संस्कार थे, 16 नहीं थे जी, 40 थे। फिर उसके बाद गौतम ऋषि के जो 40 संस्कार पर वर्किंग की ऋषि अंगिरा ने, तो अंगिरा ऋषि ने 25 संस्कार उस 40 से 25 किया और फिर आए हमारे व्यास ऋषि और व्यास ऋषि जी ने 25 से 16 संस्कार किए। तो आज हम और आप जो 16 संस्कार की बात करते हैं, वो 16 संस्कार के जो जन्मदाता है वो ऋषि व्यास हैं। उन्होंने 16 संस्कार हमें दिए और ये 16 संस्कार क्या करते हैं? हमारे जीवन में 16 पड़ाव हैं, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक। जी। गर्भ में आने से लेकर, याद रखिएगा, गर्भ में आने से लेकर, जन्म से नहीं, गर्भ में आने से लेकर
मृत्यु तक। इस जी। तरह से हमारे जीवन में 16 पड़ाव है जी। जिसे 16 संस्कार किया कहा जाता है। जी मैम, फिर वो 16 संस्कार कौन से हैं? ये जो 16 संस्कार हैं वो 3 भाग में विभाजित हैं। पहला भाग है गर्भ संस्कार से रिलेटेड, जी। और ये आपको आश्चर्य होगा कि 16 में 3 संस्कार गर्भ संस्कार के हैं, यानी कि कोई मनुष्य पैदा नहीं होता उसके पहले 3 संस्कार हो जाते, यानी आउट ऑफ 16 3 इज डेडिकेटेड टू गर्भ संस्कार। जी। 18% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो आप जी। समझ सकते हैं कि गर्भ संस्कार को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है। बिल्कुल। तो पहले जो 3 संस्कार हैं वो जन्म के पूर्व के संस्कार हैं, जिसमें आता है गर्भाधान, पुंसवन और समंतोनयन। जी। ये 3 जो संस्कार है ये गर्भ के संस्कार है, जन्म के पूर्व के संस्कार जी। है। फिर हमारे 6 संस्कार होते हैं जो फर्स्ट ईयर ऑफ बर्थ, हमारे जन्म के पहले वर्ष में ये 6 संस्कार आते हैं। जी। तो ये संस्कार क्या क्या हैं? सबसे पहले जात कर्म संस्कार। जन्म लेते ही जो संस्कार किए जाते हैं बच्चे पर उसे जात कर्म संस्कार कहा जाता है। जी। जात कर्म संस्कार के बाद में आ जाता है हमारा नामकरण संस्कार। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बच्चे को नाम दिया जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस नाम के साथ उसकी एनर्जी और एनर्जी के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है। तो नामकरण संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है, जो 5वां संस्कार है हमारा। फिर आता है निष्क्रमण संस्कार। तो निष्क्रमण संस्कार हुआ जिसमें बच्चा पहली बार घर के बाहर जाता है, सूर्य देवता और चंद्र देवता का दर्शन करता है। जी। सूर्य देवता का दर्शन ताकि उनका ओजस मिले, और चंद्र देवता का दर्शन ताकि उनकी शांति मिले। जी। तो उनका दर्शन करता है और पहली बार घर के बाहर जाता है। जी। फिर निष्क्रमण संस्कार के बाद में आता है हमारा अन्नप्राशन संस्कार। जी। तो अन्नप्राशन यानी कि फर्स्ट सॉलिड फूड, क्योंकि अभी तक जो बच्चा है ये 6ठे महीने में संस्कार किया जाता है। तो 6 महीने तक जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पर ही रहता है। हम आगे जब बढ़ेंगे, जब और आगे आगे हमारी जब जर्नी बढ़ेगी, तब हम ये पाएंगे कि जो ये ब्रेस्ट फीडिंग जो है, जो स्तनपान जो है, वो गर्भ संस्कार आउटसाइड द वूम है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत 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 इंपॉर्टेंस है। जितने इंपॉर्टेंस के साथ अभी गर्भ संस्कार की बातें कर रहे हैं, उतने इंपॉर्टेंस के साथ हम ब्रेस्ट फीडिंग की भी बातें करेंगे, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट कनेक्ट्स द चाइल्ड विद द मदर। तो जब बच्चा बाहर आ जाता है तो भी माँ अपने सारे संस्कार का पालन कर सकती है थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। सो 6 महीने तक बच्चा पानी भी नहीं पीता, वो सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पर रहता है। और 6 महीने के बाद जब वो पहली बार कुछ सॉलिड खाता है तो ये बहुत बड़ा एक मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन होता है, जिसे अन्नप्राशन कहते हैं। तो और अन्नप्राशन के बाद जो नेक्स्ट संस्कार है वो है चूड़ामरण संस्कार, जिसमें हम बच्चे का मुंडन करते हैं। मुंडन संस्कार भी उसे कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो केश है उस केश के साथ में कुछ पास्ट कनेक्टेड रहता है। तो हम इस संस्कार के द्वारा बच्चे को पास्ट से हम डिटैच करवाते हैं और उसे आगे की जर्नी में बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। तो ये भी संस्कार बहुत सेलिब्रेशन के साथ और बहुत इंजॉय करके किया जाता है। ये एक मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन होता है। इनफैक्ट इसके लिए जो लोग हैं वो अपनी कुल देवी के यहाँ या कुछ ऐसे स्पेशल मंदिर में जाकर करते हैं, बिकॉज इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, ताकि वो सारी चीजों को जो त्याग रहे हैं वो ऐसी जगह त्यागे जहाँ से उनका पुण्य का उदय हो, सब चीजें अच्छी हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है। पहले वर्ष का जो आखिरी संस्कार है और इन जनरल 9th संस्कार जो है वो है कर्ण भेद संस्कार। कर्ण भेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे ईयर्स में क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो जब हम राइट पोजीशन पर ईयर पियर्सिंग करते हैं तो क्या होता है कि वो हमारा पोजीशन एक्टिवेटेड होता है, हमारा इंटेलेक्ट बढ़ता है, हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ती है। तो ये भी संस्कार को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ये टोटल 9 संस्कार हुए। 3 हुए हमारे जन्म के पूर्व के और 6 हो गए हमारे फर्स्ट ईयर ऑफ बर्थ में। और इसके बाद हमारे जो 6 संस्कार हैं वो शुरू होते हैं 5 वर्ष की आयु से और जीवन के अंतिम पड़ाव तक चलते हैं। जिसमें कौन कौन से? विद्यारंभ संस्कार, बच्चे को जब हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन देते हैं ऑफ द वर्ल्डली नॉलेज,
पहली बार बच्चा लिखता है, पहली बार उसे बुकिश नॉलेज दी जाती है, जी। उसे विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। उसके बाद आता है यज्ञोपवीत संस्कार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है। जी। इसमें जनेऊ धारण किया जाता है और बच्चे को प्रिपेयर कराया जाता है कि वो थोड़ा स्पिरिचुअल पाथ की तरफ इंक्लाइंड हो, अपने जीवन में अच्छे वैल्यूज को जी। लेकर आए। नेक्स्ट जो संस्कार है वो है वेदारंभ संस्कार। और ये संस्कार से हम बच्चों को मंत्र, वेद का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान ये सब देना शुरू करते हैं, क्योंकि अब उसमें वो सक्षमता आ गई है कि वो इस तरह के गूढ़ रहस्यों को समझ सके जी। और उन्हें अपने जीवन में पालन कर सके। और अगला जो संस्कार है वो है केशान संस्कार। उसमें जो बियर्ड आ जाता है उसे शेव किया जाता है और वो इंडिकेट करता है कि अब जो बच्चा है वो बड़ा होने लग गया, प्यूबर्टी की तरफ जा रहा है। वो बच्चा नहीं रहा, वो युवा अवस्था में कदम रख रहा है। तो इसकी भी बहुत महत्ता है। इसके बाद है समवर्तन संस्कार। समवर्तन संस्कार यानी कि ब्रह्मचर्य जो अवस्था थी वो कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट का जो पीरियड था वो काल हो गया कंप्लीट, क्योंकि हमारा जो पूरा जीवन है उसे 4 आश्रम में विभाजित किया गया है। तो पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो अभी तक के जितने संस्कार थे वो सब ब्रह्मचर्य आश्रम में चल रहे थे। अब जो संस्कार आया वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो समाप्त हो गया है। अब इंसान ने गृहस्थ आश्रम की ओर बढ़ना चाहिए, जो दूसरा आश्रम है। तो अब उसका जो ध्यान है वो जाएगा कि भाई कैसे वो अर्निंग की तरफ जाए, कमाए, अपने परिवार को सेटल करे, अपने गृहस्थ जीवन में वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जो 15वां संस्कार है वो बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है, क्योंकि इससे आप अपने जीवन के नए पड़ाव पे जाते हो, और ये है विवाह संस्कार। और इस संस्कार के साथ आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और एक जीवन का एक नया आयाम आपके सामने ओपन हो जाता है। और फिर आखिरी संस्कार है वो है अंत्येष्टि संस्कार। ये वो संस्कार है जिससे आप इस दुनिया से अलविदा ले लेते हो। ये जो आपका पार्थिव शरीर है उसका आप त्याग कर देते हो। जो 5 तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है उसे 5 तत्वों में विलीन करके आप वापस से उस परम ब्रह्म के साथ में एकाकार की स्थापना करने के लिए आगे बढ़ जाते हो। तो ये हमारे 16 संस्कार हैं जो हमारे जीवन के 16 क्रूशियल पॉइंट्स हैं, पड़ाव है हमारे जीवन के। इसीलिए इसका इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। और सबसे खुशी की तो बात यह है कि गर्भ संस्कार को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया गया है, बिकॉज वो डिजर्व करता है कि 16 में जो पहले 3 संस्कार है वो गर्भ संस्कार के अंतर्गत आते हैं। जी मैम, अभी आपने जो बताया कि 16 में से 3 संस्कार गर्भ संस्कार के अंदर आते हैं, तो इन 3 संस्कारों के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में बताइए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 संस्कार है। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। तो पहला जो संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार। और आपको ये आश्चर्य होगा कि ये वो संस्कार है जब जो शिशु गर्भ में भी नहीं आया है, गर्भ में आने के पहले का संस्कार है, क्योंकि इस संस्कार में हम उस शिशु का आह्वान कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गर्भ संस्कार का, क्योंकि गर्भाधान संस्कार में हम आह्वान करते हैं वो शिशु का जिस तरह के शिशु की हम प्राप्ति करना चाहते हैं। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हम अपने बच्चे को नहीं चूज करते, जबकि बच्चा हमें चूज करता है। इट्स द अदर वे अराउंड। हम सबको लगता है कि वी कॉल फॉर द चाइल्ड, वी डोंट कॉल फॉर द चाइल्ड, द चाइल्ड चूजेस अस। तो चाइल्ड हमें कैसे चूज करेगा? वो चाइल्ड हमें तब चूज करेगा जब उसकी एनर्जी और हमारी एनर्जी मैच होगी। तो कई मदर्स कहती हैं कि मुझे बेस्ट बच्चा चाहिए। तो मैं पलट के उनको यही कहती हूँ कि क्या आप बेस्ट मदर हो? अगर बेस्ट बच्चा चाहिए तो आपको बेस्ट मदर बनना पड़ेगा, बिकॉज ओनली द बेस्ट चाइल्ड कैन कम इन द बेस्ट वूम। एक बेस्ट वूम में एक बेस्ट चाइल्ड ही आ सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर में एक बेस्ट बच्चा आए तो आपको बेस्ट बनना होगा, क्योंकि आप जो एनर्जीज एमिट करोगे वही एनर्जी का बच्चा आपकी तरफ अट्रैक्टेड होगा। तो अगर आपकी एनर्जी ईर्ष्या की है, क्रोध की है,
लेकिन सैडनेस की है, ग्रीफ की है, संताप की है, तो क्या होगा, वैसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे। और वही आपकी एनर्जी माँ जीजाबाई जैसी बिल्कुल ओज की है, तेज की है, पराक्रम की है, शौर्य की है, वीरता की है, तो क्या होगा, वैसी एनर्जी आपके पास आएगी। तो आप जिस तरह की एनर्जी को एमिट करोगे, आपके गर्भ में वैसा ही बच्चा आएगा। सो गर्भाधान जो संस्कार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट गर्भ संस्कार में पूरे जीवन में तो गर्भ संस्कार को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते ही हैं, लेकिन गर्भ संस्कार में भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कुछ है तो वो गर्भाधान स्टेज है। क्योंकि सीड सिलेक्शन वहां हो रहा है। गर्भ में तो सीड आ गया, वो सीड को हम शोधन कर रहे हैं, उसका सुधार लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम उसका चॉइस कर रहे हैं जी। तो हम अगर गर्भाधान स्टेज में अगर हम अलर्ट हैं, सतर्क हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बेस्ट को इन्वोक करेंगे, विल इन्वोक द बेस्ट। जैसे कि राजा दशरथ ने किया था जी। उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करके क्या आह्वान किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का आह्वान किया जी। और तभी उनको उनकी प्राप्ति हुई, ऐसे प्राप्ति नहीं हो गई जी। उनके यज्ञ के कारण हुई, और उस यज्ञ में जो उन्हें अथक परिश्रम किया, जो साधना की, जो तपश्चर्या का पालन किया, उसके कारण हुआ। तो गर्भाधान संस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्कार है, क्योंकि इसमें हम गर्भ में आह्वान कर रहे हैं जी। तो जैसा आह्वान करेंगे वैसा हमारे गर्भ में वो शिशु आएगा जी। मैम, गर्भाधान संस्कार के बारे में तो आपने बता दिया, जो बाकी 2 बचे संस्कार है उनके बारे में मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूंगी। बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया, गर्भ संस्कार के निहित 3 संस्कार आते हैं जी। गर्भाधान हुआ, गर्भ में सोल को अट्रैक्ट करना और लेके आना, फिर हुआ पुंसवन संस्कार, और तीसरा संस्कार हुआ सिमंतुनयन संस्कार जी। पुंसवन संस्कार जो है वो एंड ऑफ 2nd मंथ या बिगिनिंग ऑफ 3rd मंथ में किया जाता है जी। क्योंकि ये जो संस्कार है, इस संस्कार से बेबी के डेवलपमेंट का माइलस्टोन बनता है जी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो बच्चा है वो कैसे बना है, ओवम और स्पर्म के यूनिफिकेशन से एक एम्ब्रायो बना है जी। और ये एम्ब्रायो जो है अब बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ वो शेप लेना शुरू करता है। एक छोटा सा सर बनता है जी। 2 हाथ निकलते हैं, 2 पाँव निकलते हैं, तो इस तरह से उसके लिम्स और उसके हेड बनते हैं जी। और इस तरह का डेवलपमेंट तब शुरू होता है, दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट। पहला डेवलपमेंट जो है वो ये है जी। तो ये डेवलपमेंट शुरू होता है, और इसी के साथ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो भी फॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि इसके पहले तक जी जेंडर नहीं बना है जी। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स शेप लेना शुरू कर रहे हैं, जिससे बच्चे का जेंडर डिसाइडेड होगा। तो बच्चे का जेंडर बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ तक निर्धारित होने लग जाता है। और साथ ही साथ हमारा मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ग्लैंड है वो हमारे बाकी सारे ग्लैंड के सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। तो जितने भी डिजीजेस हैं और जो भी हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग का जो पूरा बोलते हैं ना करता धरता, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। बिकॉज ये सब चीजों को मॉनिटरिंग करता है, कंट्रोल करता है, अपने ग्रिप में रखता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका भी फॉर्मेशन हमारा इसी समय होता है। तो एक बहुत मेजर माइलस्टोन का डेवलपमेंट अभी जस्ट होना शुरू हुआ है जी। सो ये जो संस्कार है, ये संस्कार इस बात को इंडिकेट कराता है कि जो बच्चा है वो अब ग्रो होना शुरू कर रहा है। और इस संस्कार में जो माँ है उसे इस तरह का ज्ञान दिया जाता है कि उसके जो सोच है, उसकी विचार है, उसकी जो भावनाएं हैं, वो बच्चे पर बहुत बड़ा असर करने वाली है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो जर्नी, बिकॉज इट इज किकिंग स्टार्ट द ग्रोथ जर्नी ऑफ द चाइल्ड, वो चाइल्ड की ग्रोथ फेज में अब आप बढ़ रहे हो। तो ये संस्कार करके, इस को सेलिब्रेट करके आप माँ के अंदर उस उत्सुकता को भरते हो, उससे आप एनर्जाइज करते हो, उसके अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग लाते हो, और साथ ही साथ उसको ये चेतना भी देते हो कि आगे की जो जर्नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बहुत जरूरी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं। तो पुंसवन संस्कार का ये इम्पोर्टेंस है जी। और अब हम बढ़ते हैं
जो थर्ड संस्कार है जी। वो सिमेंटोनेन संस्कार। तो ये संस्कार जनरली थर्ड ट्राइमेस्टर में सेलिब्रेट किया जाता है। कई जगह एंड ऑफ 6 मंथ भी करते हैं, पर काफी जगह थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं। बेसिकली इस संस्कार का जो टाइम पीरियड है, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर, तब तक बच्चे का पूरा डेवलपमेंट काइंड ऑफ हो चुका है जी। और ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो एकदम मैसिव स्टेज पर चल रहा है जी। तो ये संस्कार क्या इंडिकेट करता है? इस संस्कार में उस माँ को बहुत लाड प्यार दिया जाता है, बिकॉज नाउ शी इज मूविंग टू अनदर फेज, बिकॉज अब वो डिलीवरी की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल। बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो चुका है, अब वो डिलीवरी की तरफ बढ़ रही है, बच्चे को जन्म देने वाली है, तो उनको बहुत पैम्परिंग की जाती है। और इस समय तक क्या बच्चे की सेंस ऑर्गन भी पूरी डेवलप हो गई है जी। तो जो पैम्पर मदर को किया जाता है उसके पीछे का जो साइंस वो ये है कि मदर की खुशी से बच्चे को खुशी मिलती है। तो इसे कई जगह गोद भराई की रस्म भी कहते हैं। तो गोद भराई में माँ को बहुत प्यार दिया जाता है, बहुत खुशियां दी जाती है, बहुत तोहफे दिए जाते हैं, बहुत लाड प्यार किया जाता है। तो वो जो हैप्पीनेस मदर एब्जॉर्व करती है वो ऑटोमेटिकली बच्चे की तरफ जाता है, बच्चे को वो सारी खुशियां मिलती हैं। इनफैक्ट हमारे शास्त्र में तो ये भी लिखा गया है कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ का हेयर कोम करता है, मिडिल से पार्टिंग करता है और एक जूड़ा बनाता है। तो उसका सिग्निफिकेंस यही है कि भाई ही इज शावरिंग हिज लव ऑन द वाइफ। एट द सेम टाइम बिकॉज 6-7th मंथ में जो ब्रेन डेवलपमेंट एकदम पीक पर है और फाइनल माइलस्टोन पर है, तो वो जो क्या कहते हैं जो कर्म है, वो जो रिचुअल है, वो रिचुअल ये भी इंडिकेट करता है कि जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो रहा है और एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लाई जाती है। तो सिमेंटोनेन संस्कार जो है वो बेसिकली मदर को हैप्पीनेस देने के लिए, ताकि वो हैप्पीनेस बच्चा भी फील कर सके और साथ ही साथ उसको एनकरेज करने के लिए, बिकॉज अब थर्ड ट्राइमेस्टर में वापस से उसको एक चिंता शुरू हो जा रही है, वो है डिलीवरी की चिंता, बिकॉज उसके बच्चे को गर्भ अब जन्म देना है। सो दैट इज ऑल्सो अ मोमेंट ऑफ स्ट्रेस फॉर वुमेन। तो इस प्यार के द्वारा, इस सत्कार के द्वारा, इस लाड के द्वारा वो उनकी उस स्ट्रेस को भी कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है, ये हमारे 3 संस्कार जो गर्भ संस्कार के अंदर में आते हैं उनका। जी मैम, आपने कहा कि गर्भ संस्कार का वर्णन बहुत पुराणों में भी किया गया है, तो चरक संहिता में या फिर सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन किस प्रकार किया गया है? बहुत डिटेल्ड वर्णन है। यू विल बी शॉक्ड, मतलब आई वॉज टोटली शॉक्ड। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई। मैं जैसे जैसे एक एक श्लोक पलटती गई मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई और मेरा जो सरप्राइज एलिमेंट था वो भी बढ़ता गया, बिकॉज इतनी डिटेल में कब लिखा गया है सुश्रुत संहिता और चरक संहिता? आज से 2000 वर्ष पूर्व, 2000 years बैक हमारे ऋषि मुनि इतने इंटेलिजेंट थे, इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने हर चीज को इतना डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया। मॉडर्न साइंस आज एक्सप्लेन कर रही है, बट उन्होंने सारी चीज तब एक्सप्लेन कर डाली कि भाई गर्भाधान कैसे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, किस समय, व्हाट इज द राइट टाइम, व्हाट इज द राइट मोमेंट, किस तरह से, किस एनवायरनमेंट में होना चाहिए। फिर गर्भाधान अगर नहीं हो रहा है तो उसके रीजंस क्या हैं, हम कैसे अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर बच्चा जब गर्भ में आ रहा है तो किस तरह से आ रहा है, वो कैसे कर रहा है, 9 मंथ में जो हमारी जर्नी होनी चाहिए वो जर्नी कैसी होनी चाहिए, जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कैसा होना चाहिए, अगर मिसकैरेज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या क्या इंडिकेशंस है कि मिसकैरेजेस हो सकते हैं, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो द डिस्क्रिप्शन इज डिटेल्ड, इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है। और इसे सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट तक नहीं लिमिट किया गया है। हमारे मेडिकल साइंस में तो फिर भी चीजों को फिजिकली लिमिट किया गया है, यहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने उससे बिल्कुल हमारी भावनाओं के साथ, हमारी सोच के साथ पूरा जोड़ा है कि किस तरह से एक गर्भवती महिला होलिस्टिकली एक बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती है, जन्म देती है। जन्म का भी, डिलीवरी का भी प्रोसेस एब्सोल्यूट डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि जब आप उसके एनालिसिस को रीड करते हैं और जो मेडिकल साइंस में जो एक्सप्लेनेशंस है वो जब आप मैच करते हैं तो दे मैच। इट इज एक्चुअली वेरी वेरी सरप्राइजिंग, बट इट इज व्हाट इट इज। हमारे जो ऋषि मुनियों ने 2000 वर्ष पूर्व इतना ब्यूटिफुल
एनालिसिस किया, और वही कारण है कि आज हमें इतने शूरवीर, महाप्रतापी और इतने दिव्य संतानों की प्राप्ति हुई, जिसके कारण हमारा इतिहास इतना गौरवान्वित हुआ है। जी मैम, जब भी गर्भ संस्कार की बात होती है तब गर्भ यात्रा का जिक्र भी आता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गर्भ यात्रा क्या होती है और उसके पड़ाव क्या होते हैं? गर्भ यात्रा यानी जर्नी इन द वूम। जी, हमारी गर्भ की यात्रा गर्भ यात्रा है, राइट? जी। तो गर्भ की यात्रा क्या है? गर्भ की यात्रा के 3 इंपॉर्टेंट पड़ाव हैं। जी, पहला पड़ाव जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो है इन्वोक करना, जिसे लोग ध्यान ही नहीं देते। इसको वो समझते ही नहीं कि भाई हमारा कोई रोल प्ले भी हो रहा है इसमें। द फर्स्ट स्टेज इज इन्वोकेशन ऑफ द सोल। सेकेंड इज इम्प्रेग्नेशन, जिस मोमेंट वो गर्भ में आ रहा है शिशु, दैट इज इम्प्रेग्नेशन। एंड थर्ड इज द प्रेगनेंसी स्टेज, जो 9 मंथ की जर्नी है। तो फर्स्ट इज इन्वोकेशन, दैट इज बिफोर द 9 मंथ। सेकेंड इज इम्प्रेग्नेशन, जिस मोमेंट स्पर्म एंड ओवा ने यूनाइट किया, और सिर्फ यूनाइट करने से नहीं हो जाता, दैट्स जस्ट अ फिजिकल एक्ट। जी, उसी मोमेंट पर एक जीव को आना जरूरी है। जी, जब वो यूनिफिकेशन के टाइम पे वो जीव आता है तभी गर्भ धारण हो पाता है, दैट्स द पॉइंट ऑफ इम्प्रेग्नेशन। जी, एंड देन इज द 9th मंथ जर्नी और दी जर्नी प्रेगनेंसी। जी। सोनल मैम, हमें इन पड़ाव के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। बिल्कुल। गर्भाधान, जैसे मैंने आपको बताया, इन्वोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, बिकॉज इसमें हम सोल को इन्वोक कर रहे हैं। जी। और जैसा कि मैंने बताया, जो सोल आपको चूज कर रहा है, आप सोल को नहीं चूज कर रहे हो। तो अगर आपको चाहिए कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोल आपको चूज करे, तो यू हैव टू एमिट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। जी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब डिसाइड करते हैं कि हमें अब पेरेंट बनना है, उसके एटलीस्ट 1 साल पहले से हमें मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर 1 साल नहीं भी कर पाए तो 3 महीना तो बहुत ही जरूरी है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट मिनिमम 3 मंथ पहले से हमारे अंदर लाइफस्टाइल करेक्शंस आ जाने चाहिए, द राइट काइंड ऑफ चेंजेस हमारी लाइफ में आने चाहिए, उस तरह की एनर्जीज एमिट होनी चाहिए जिस तरह की एनर्जी का बच्चा हम चाहते हैं। जी। सो दिस इज हमारा क्या कहते हैं, इन्वोकेशन स्टेज। और ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे मैंने एग्जांपल आपको राजा दशरथ का दिया था कि उन्होंने इतनी मेहनत करके इन्वोक किया भगवान श्री राम जी बिल्कुल के सोल को, और तभी वो आए। नेक्स्ट स्टेज है इम्प्रेग्नेशन स्टेज, जिस समय वो बच्चा आपके गर्भ में आ रहा है। ये स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्ट। कई बार लोग इसको फिजिकल प्लेजर की तरह लेते हैं, बट इट इज मच मोर देन दैट। इट इज नॉट लिमिटेड। अगर आप सिर्फ फिजिकल प्लेजर की तरह लोगे तो फिर जो आत्मा आएगी वो भोगी आत्मा आएगी, क्योंकि वो भी फिजिकल प्लेजर के लिए ही आएगी। और अगर आप इसको एक स्पिरिचुअल एक्ट, एक होलिस्टिक एक्ट लेते हो, देन आप एक होलिस्टिक सोल को इनवाइट कर पाओगे। सो द स्टेज ऑफ इम्प्रेग्नेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट हमारा जो महाभारत की जो कहानी है वो इसी पर आधारित है। आपको पता होगा राजा विचित्रवीर्य के बारे में। जी। उनका देहांत हो गया था और उनकी 2 पत्नी थी, अंबिका और अंबालिका जी। और दोनों के कोई संतान नहीं था। माता सत्यवती जो थी वो काफी चिंतित हो गई, बिकॉज उन्हें चिंता हुई कि हमारे आगे के कुल का क्या होगा, कौन राजगद्दी पे अगला बैठेगा, बिकॉज उनके पुत्र तो नहीं रहे अभी जी। तो उनके जो एक और पुत्र थे, फॉस्टर सन, वो थे ऋषि व्यास जी। तो ऋषि व्यास को उन्होंने बुलाया, न्यू पद्धति से वो माँ अंबिका और माँ अंबालिका का गर्भाधान करा दे, ताकि उनकी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल। तो जब ऋषि व्यास आए, चूंकि वो एक ऋषि थे और बहुत तपश्चर्या में रहते थे, तो उनका स्वरूप थोड़ा सा भयावह हो गया था जी। तो माँ अंबिका जैसे ही आई वो डर गई, और डर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी आंखें भींच ली, एकदम आंखों को बंद कर दिया जी। तो उनके अंदर पूरी फियर एनर्जी थी, और फियर से उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया था जी। तो उसके कारण क्या हुआ, धृतराष्ट्र पैदा हुए जी, जिनकी आंखें नहीं थी जी, अंधे थे वो। और फिर जब माँ अंबालिका आई तो वो डर के मारे पीली हो गई, इतनी डर गई कि वो पीली हो गई। और इसलिए पांडु ने जन्म लिया, जिन्हें
पांडु रोग था, जी। पीलिए का रोग था जी। और जब माँ सत्यवती को पता चला तो उन्होंने फिर क्या किया, उनकी एक दासी थी, उस दासी को भेजा, दासी परिश्रमी, कि भाई तुम जाओ कुछ तो होए। तो जब वो दासी बहुत निडर थी, वो एकदम शूरवीर थी बिल्कुल, वो बिल्कुल बोल्डली ऋषि व्यास के सामने जाके खड़ी हुई। तो उनके गर्भ में विदुर आए, जी। जो सबसे बुद्धिमान थे, चतुर थे और रियल सेंस में उन्होंने ही अपने ज्ञान से पूरे जी। राजपाट को पीछे से चलाया था। जी। सो इम्प्रेग्नेशन का जो पीरियड है वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस समय जो माँ के मन में जो इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होती है, जो थॉट्स होते हैं, वही थॉट्स वो सोल जो आ रहा है उसको अट्रैक्ट भी करते हैं और उस सोल के थॉट्स को के ऊपर में अपना एक छाप भी छोड़ देते हैं। सो ये इम्प्रेग्नेशन का स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरली इग्नोर्ड होता है, जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। उस समय हमें प्लेजर्स के बारे में नहीं सोचकर हमें सात्विकता के बारे में सोचनी चाहिए और ऐसे मन में भावना लानी चाहिए कि हम एक डिवाइन एक्ट करने वाले हैं, जिससे हम एक बहुत ही दिव्य आत्मा का आह्वान करने वाले हैं। जी। और जो थर्ड स्टेज है वो है प्रेगनेंसी का स्टेज, जो हमारी 9 मंथ की जर्नी है, जिसके बारे में अभी मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि हम रोज ही इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और भी कई चर्चाएं करेंगे, राइट। सो दिस इज अ 9th मंथ जर्नी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जर्नी में पूरा शेपिंग हो रहा है। जो सोल को हम लेके आए हैं, लेके तो आ गए हैं, बट उसको तराशना भी तो पड़ेगा, उसे राइट न्यूट्रिशन देना होगा, वाटर देना होगा, सनलाइट देना होगा। बीज तो बेस्ट आ गया, बट जब तक उस बीज को राइट एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो बीज बराबर से नहीं ग्रो कर पाएगा। तो हमने सोल तो बेस्ट ले आए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस सोल को हम प्रॉपर एनवायरनमेंट दे। वो एनवायरनमेंट हम इस 9 मंथ की प्रेगनेंसी जर्नी में देते हैं। जी सोनल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें बताई। मुझे यकीन है कि आपकी इस जानकारी का हमारे दर्शक जरूर फायदा उठाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी गर्भ संस्कार के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।